स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत हम कुछ टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, जैसे क्रिस्टल, फेज, एज, इंटरफेशियल एंगल और सॉलिड एंगल। ये क्या होते हैं, इनको हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। इसे हमें प्रीवियस में डिस्कस करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको इस क्लास में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास में, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहुक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, इसको समझने की कोशिश करना, ये क्या होता है। देखिए, कुछ क्या सॉलिड जो पदार्थ होते हैं ना, वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाए जाते। किसकी फॉर्म में नहीं पाए जाते? क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाए जाते। ऐसे कंपाउंड किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब कुछ सॉलिड कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो उनके क्रिस्टल न बन के किस फॉर्म में आ जाते हैं? वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। जो ये पाउडर फॉर्म में जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, इनका जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार किसके समान होता है? अक्रिस्टलीय पदार्थों के समान होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ के समान गुण। समान व्यवहार होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं उनके समान क्या होता है? व्यवहार होता है पाउडर फॉर्म के अंदर जो सॉलिड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब किसी भी दिशा में जाओ, सारे गुण कैसे होंगे? जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होंगी इनकी हर डायरेक्शन में सेम होंगी। आप किसी भी डायरेक्शन से उसको कैलकुलेट करोगे, एक ही आएगी। तो देखो, पाउडर फॉर्म में जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो किसके समान होते हैं? अक्रिस्टलीय पदार्थ के समान व्यवहार दर्शाते हैं और आइसोट्रोपिक होते हैं। परंतु इनका जो पार्टिकल होता है, एक जो कण होता है, उसका अगर हम अलग से अध्ययन करें तो उसके जो गुण होंगे वो किसके समान होंगे? क्रिस्टलीय ठोस के समान होंगे। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के गुण किसके समान होते हैं? क्रिस्टल ठोस के समान होते हैं। क्रिस्टल ठोस के समान होते हैं। आप जब इस इंडिविजुअल पार्टिकल को जब माइक्रोस्कोप से जब स्टडी की जाती है अंडर माइक्रोस्कोप, तो जो इसकी जो संरचना होती है वो किसकी तरह होती है? बिल्कुल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी तरह। मतलब इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। ये क्या है? पाउडर क्रिस्टल। ठीक है, या इसको मैं बोल देता हूँ सिंगल एटम हो गया एक तरीके से। ये सिंगल क्रिस्टल हो गया, कुछ भी बोल दो। उसके क्रिस्टल सॉलिड के समान होती है। ये पदार्थ वास्तव में क्रिस्टल ठोस ही होते हैं, परंतु कण इतने छोटे होते हैं कि वे क्रिस्टलीय दिखाई नहीं देते। क्रिस्टल ही होते हैं, परंतु कण इतने छोटे होते हैं कि वो क्रिस्टल के समान दिखाई नहीं देते। इस कारण क्रिस्टलीय आकृति केवल इनकी सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई देती है। जो ऐसे जो ठोस होते हैं उन ठोसों को हम बोलते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको समझ में आ गया होगा कि इनको माइक्रो क्रिस्टलाइन या
पॉलीक्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं? माइक्रोक्रिस्टलाइन, माइक्रोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन। रीजन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर seen only under the microscope, इसी कारण से इनको बोलते हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो किसके समान होती है? क्रिस्टल सॉलिड के समान ही होती है। ज्योमेट्री is just like crystal solid, ठीक है, क्रिस्टल सॉलिड के ही समान होती है। बस ये जो ज्योमेट्री है वो दिखाई देती है सिर्फ माइक्रोस्कोप के साथ में ही, बाकी एज इट इज़ ये सॉलिड क्रिस्टल ही होते हैं। इनका जो सिंगल क्रिस्टल होता है, सिंगल क्रिस्टल, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी रखता है, हैव कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन या पॉली। अब देखिए इनका जो ये सिंगल क्रिस्टल होता है ना, ये सिंगल क्रिस्टल कैसा होता है? विषमदैशिक। कैसा होता है? विषमदैशिक। लेकिन अगर इस टाइप के खूब सारे सिंगल क्रिस्टलों को अगर मैं आपस में मिला दूं, खूब सारे सिंगल क्रिस्टल को अगर मैं आपस में मिला दूं, तो ये क्या हो जाएंगे? समदैशिक। समदैशिक हो जाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब इन सारी प्रॉपर्टी से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि माइक्रोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अब समझ में आ गया होगा आपको, अब डेफिनेशन लिखना इजी हो जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन लिख दी है मैंने ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ऐसे ठोस चूर्ण पदार्थ जिनकी क्रिस्टलीय संरचना केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखी जा सकती है, बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बहुक्रिस्टलीय ठोस, या इसको मैं बोल दूंगा सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस। अब इनकी अगर प्रॉपर्टी आपको लिखनी हो तो गुण आप लिख सकते हैं इनके। चूर्ण के रूप में समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। इनका एकल क्रिस्टल विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है। अब चूर्ण के रूप में समदैशिक क्यों होते हैं और सिंगल क्रिस्टल के रूप में भी समदैशिक क्यों होते हैं, ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि जब चूर्ण होता है तो खूब सारे सिंगल क्रिस्टल अलग अलग एंगल के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो वहाँ पे जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को स्टडी करोगे तो वो क्या आएगी? सेम ही आएगी। लेकिन एक इंडिविजुअल को अगर आप बाहर निकाल लोगे तो वहाँ पे फिर वो क्या हो जाएगा? विषमदैशिक हो। तो इनका जो व्यवहार होता है वो किसकी तरह होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों की तरह होता है। व्यवहार अक्रिस्टलीय ठोस के समान होता है, जबकि
वास्तव में ये क्रिस्टल ठोस ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुक्रिस्टलाइन सॉलिड। इजीली आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल डेफिनेशन आती है एग्जाम में और कुछ नहीं आता है इसका, 1 नंबर मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टल विज्ञान, देखो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, बिल्कुल एकदम विज्ञान की वह शाखा में पहले। तो देखिए ये डेफिनेशन आ गई हमारे सामने कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिस्टल की ज्यामिति, ज्योमेट्री, अवयवी कणों का आकार, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं, जो लेटिस पॉइंट पे अपन ने जो पार्टिकल दिखा रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका आकार, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर और क्रिस्टलीकरण की शर्तें। जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं कि क्रिस्टलीकरण होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, वो सारी चीज़ें, तथा उसके गुणों का, क्रिस्टल जो है उसके क्रिस्टल के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल विज्ञान। अब क्रिस्टल विज्ञान को समझने के लिए कुछ शब्दों या कुछ परिभाषाओं को जानना आवश्यक है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला, क्रिस्टल क्या होता है? ये टॉपिक हमारा पहले रह गया था, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्रिस्टल क्या होता है? देखो क्रिस्टल एक पिंड होता है जो कि निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए जो आवश्यक प्लेन सरफेसेस जो होती हैं वो उसमें हो, और अवयवी कणों की जो आंतरिक जो व्यवस्था है उसको वो क्या कर सके, स्पष्ट कर सके। या मैं बोल सकता हूँ कि एक क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सॉलिड मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? अपना एटम आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और आयंस आ जाएगा। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। ये हाईली ऑर्डर्ड, इनका क्या हो, अरेंजमेंट हो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो क्या हाईली ऑर्डर्ड मैनर के अंदर क्या हो, अरेंज हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन पहले तो हिंदी में लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, और फिर अपनी डेफिनेशन। देखिए क्रिस्टल की डेफिनेशन, वह पिंड जो निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए आवश्यक समतल पृष्ठों से बद्ध हो, बॉन्डेड हो, या समतल पृष्ठ मतलब प्लेन सरफेसेस से बद्ध हो, तथा अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है उसे स्पष्ट कर सके, वो क्रिस्टल होगा। अगर अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था अगर स्पष्ट नहीं है तो वो क्रिस्टल नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन है। अब इंग्लिश में हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि उसको लिखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि उसी से इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। यहाँ हिंदी में तो कुछ अटपटा सा लग रहा है मामला, इसलिए मैं इसकी इंग्लिश में देखो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, उसे समझना। देखना, एक क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज a solid material whose constituent particles, atom, molecules or ions are highly arranged at
द माइक्रोस्कोपिक level is called crystal. हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट लिख दो या हाईली ऑर्डर्ड आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, हाईली ऑर्डर्ड, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने एक बार डेफिनेशन को। तो एक क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सॉलिड मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर इन हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इन हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो वो जो सॉलिड मटेरियल होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आपको इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, हिंदी के बजाय आप इसको याद रख सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगी। आप इस डेफिनेशन में एक छोटी सी लाइन और ऐड कर सकते हैं, अपनी डेफिनेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अरेंज इन हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड whose surface regularly reflect its internal symmetry। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फेस। अब ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना। वे पृष्ठ जिनसे क्रिस्टल बंधा होता है उसे फेस कहते हैं। तो वे पृष्ठ जिनसे क्रिस्टल बंधा होता है फेस कहलाता है, फलक कहलाता है। और सामान्यतः ये समतल होते हैं, ठीक है। और एक घन में कितने फेस होते हैं आपको पता है, 6 फेस होते हैं, तो वो और आप ऐड कर सकते हो। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है एज की या किनारा। किनारा क्या होता है? एज, ठीक है। वह रेखा जहाँ पे 2 फेस आके मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? किनारा। जैसे एक घन को देखिए आप, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। देखिए एक फेस ये वाला, देखिए ये वाला फेस, ठीक है। और एक फेस ये वाला, देखिए दोनों फेस किस लाइन के ऊपर आके मिल रहे हैं? एक सेकंड, इस लाइन पे आके मिल रहे हैं, इस लाइन पे आके यहाँ पे। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एज। तो बस इसी को डेफिनेशन के रूप में लिखना है। जिस रेखा पर 2 फलक मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? किनारा। जिस रेखा पर 2 फलक मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, देखिए इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? किसी क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच का कोण इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास में एक क्रिस्टल है ये,
तो एक फेस ये और एक फेस ये, इसके बीच का जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, इंटरफेशियल एंगल थीटा। इसी तरीके से मान लो कोई इस तरीके का मेरे पास में कोई क्रिस्टल है जिसके फेस हैं, एक फेस ये और एक ये, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, इंटरफेशियल एंगल। किसी भी तरीके का हो सकता है यहाँ पे ये इंटरफेशियल एंगल थीटा। और अगर हम क्यूब के अंदर अगर इस चीज़ को देखें तो देखिए ये फेस और ये, इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा। ये क्या कहलाएगा हमारा, इंटरफेशियल एंगल थीटा। देखो किसी क्यूब के अंदर हम इसको देखते हैं इंटरफेशियल एंगल को। एक क्यूब है मेरे पास में, अब यहाँ पे दो फेस ले रहा हूँ मैं, एक फेस ये वाला ले लेता हूँ और जो दूसरा फेस है वो दूसरा वाला फेस में ये ले रहा हूँ। और जो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होती है, द एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग फेसेज इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। इंटरसेक्टिंग, दो फेस एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, अब ये वाला फेस और ये वाला फेस एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस लाइन पे काट रहे हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल। देखो वो एंगल कौन सा है, ये वाला, ये, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा। या देखो मैं यहाँ यूँ दिखाऊँ, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इस तरीके से ये है हमारा इंटरफेशियल एंगल। देखिए इसको डायग्राम को आप इस तरीके से देख लीजिए, अलग से बना देता हूँ मैं। ठीक है, एक फेस तो हो गया हमारा ये, और दूसरा फेस जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब आप बुक को अज्यूम कर लो एक तरीके से कि बुक को आप फोल्ड कर रहे हो, जैसे बुक का एक पृष्ठ ये है, एक इधर वाला पृष्ठ ये है, और ये बीच की लाइन जहाँ पे दोनों पृष्ठ आके मिल रहे हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कोण क्या कहलाएगा, इंटरफेशियल एंगल। मतलब यहाँ जहाँ पे दो फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस वो एंगल इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में घन कोण। घन कोण क्या होता है, द एंगल बिटवीन मोर देन टू इंटरसेक्टिंग फेसेज इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जहाँ पे दो से अधिक फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं घन कोण या सॉलिड एंगल। तो वह कोण जिस पर दो से अधिक फलक एक दूसरे को काटते हैं घन कोण कहलाता है। और इसका जो मान है वो किस तरीके से काटते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना, ए बराबर ई प्लस टू माइनस एफ, जहाँ पे ए क्या है नंबर ऑफ सॉलिड एंगल, ई क्या है नंबर ऑफ एजेज, और एफ क्या है नंबर ऑफ फेसेज। अगर आपको एफ का मान दे रखा हो, ई का मान दे रखा हो, तो सॉलिड एंगल का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आगे की क्लासेज में हम आगे बाकी के जो टॉपिक हमारे रह गए, जैसे क्रिस्टल विज्ञान के जो नियम है, जिसमें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतरफलक कोण की स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम, इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ रह गई, जो इंटरफेशियल एंगल होता है इसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें याद रखना है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।